क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 डिटर्मिनेंट आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 6.4 का एग्जाम्पल नंबर 5 है। बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखो बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स बोला हो ना, तो मतलब हम आपको वहाँ पे बोल रहा है कि आप क्रैमर्स रूल लगाओ, ठीक है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो क्रैमर्स रूल क्या बोलता है कि आप x की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा से, y की वैल्यू मिलेगी डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा से, और z की वैल्यू मिलेगी डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा से। ठीक है, अब ये डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 और ये डेल्टा क्या होता है ये मैं आपको क्वेश्चन में बताता हूँ। ठीक है, तो आप इतना याद रखो अभी के लिए कि आपको x की वैल्यू मिलेगी डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा से, y की वैल्यू मिलेगी डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा से, और z की वैल्यू मिलेगी डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा से। ठीक है, तो डेल्टा हम कैसे निकालते हैं, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट। ठीक है, यहाँ पे है 1 1 1। अब यहाँ पे कोफिशिएंट लिख दो एक्स वाई जेड के, जेड का। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे होगा 1 3 5, 1 3 5। अब आप इसको ओपन करो, ओपन करोगे तो क्या बनेगा। अब देखो हम ना इस वाले रो से ओपन करें तो ये एलिमेंट होता है A11। क्या होता है A11। आप इन दोनों का सम करो, 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 क्या इवन है, इवन है तो यहाँ पे प्लस लिख लो, और फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस। ठीक है, +1 तो यहाँ पे 1 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, 1 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दिया, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट 2 × 5 10, बीच में माइनस 3 × 3 9। ठीक है, फिर -1 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, 1 × 5 5, बीच में माइनस 1 × 3 3। ठीक है, फिर +1, इस 1 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, 1 × 3 3, बीच में माइनस 1 × 2 2। 10 - 9 1, -5 - 3 -2, और 3 - 2 1। अब देखो इसको सॉल्व करने पर ये 0 आ गया, तो डेल्टा की वैल्यू तो 0 आ गई। तो अब देखो डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई। अच्छा, पहले आप डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 निकाल ली, फिर बात। अब देखो डेल्टा 1 कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, डेल्टा 1 का मतलब आप ऐसा समझो कि डेल्टा के फर्स्ट वाला कॉलम को रिप्लेस करते हैं इसके साथ। डेल्टा 1 में क्या करते हैं, डेल्टा के फर्स्ट वाले कॉलम को रिप्लेस करते हैं इसके साथ, मतलब सेकेंड और थर्ड तो एज इट इज आता है, तो आपको एज इट इज लिख दो। और ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट वाले को इसके साथ रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे लिख दो 1 4 7। ठीक है, अब आप ओपन करो तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो क्या बनेगा +1, तो ये क्या 1, इस 1 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो, इस 1 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दिया, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो देखो 2 × 5 10, बीच में -3 × 3 9। ठीक है, फिर -1, इस 1 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो 4 × 5 20, बीच में -7 × 3 21,
फिर +1, इस 1 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो इसका क्या हो जाएगा 4 × 3 12, बीच में माइनस 7 × 2 14। ठीक है, टेन माइनस 9 1 माइनस 1, 20 माइनस 21 -1 प्लस 1, 12 माइनस 14 -2। तो अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 यहाँ पे हो गया -2, तो ये और ये कैंसिल, तो फाइनली Δ1 भी 0 आ गया। इसी तरह से आप Δ2 और Δ3 भी निकालो एक बार। Δ2 का Δ2 में कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, डेल्टा के सेकेंड वाले कॉलम को इंटरचेंज करते हैं इसके साथ, मतलब सेकेंड कॉलम इंटरचेंज होता है इसके साथ, मतलब फर्स्ट और थर्ड एज इट इज आता है, तो फर्स्ट एज इट इज लिखो और थर्ड एज इट इज लिख दो। और ये जो सेकेंड वाला कॉलम है इसके साथ इंटरचेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 4 7। ठीक है, अब आप इसको ओपन करो, तो यहाँ पे कर लो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, +1, आप लिखो +1, तो यहाँ पे 1 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 4 × 5 20, बीच में माइनस 7 × 3 21। ठीक है, फिर -1, इस 1 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 1 × 5 5, बीच में माइनस 1 × 3 3, फिर +1, इस 1 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, 1 × 7 7, बीच में माइनस 1 × 4 4। ठीक है, तो 20 माइनस 21, तो ये हो जाएगा -1 माइनस 5 - 3 5 - 3 2, और इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करो, ये जो -2 मतलब -1 से मल्टीप्लाई करो -2, +7 - 4 3। तो आप देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली 0 आएगा, मतलब Δ2 की वैल्यू 0 आएगी। Δ3 हम कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं कि डेल्टा के थर्ड वाले कॉलम, ये वाला कॉलम को इसके साथ इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, इस थर्ड वाले कॉलम को इसके साथ इंटरचेंज कर दो, मतलब 1 3 5 की जगह 1 4 7 लिखो और बाकी दोनों कॉलम एज इट इज लिख दो। यहाँ पे 1 1 1 और यहाँ पे 1 2 3। आप एक्सपेंड करो, तो यहाँ पे लिखो प्लस माइनस प्लस, वन। तो इस 1 के सामने वाला रो कॉलम को हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 2 × 7 14, बीच में माइनस 3 × 4 12, फिर -1, इस 1 के सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 1 × 7 7, बीच में -1 × 4 4, +1, इस 1 के सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 1 × 3 3, बीच में -1 × 2 2। ठीक है,
तो ये हो जाएगा, अब देखो 14 माइनस 12, ये हो जाएगा 2, बीच में माइनस, -1, और ये है 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 3, 3 को -1 के साथ करोगे 3 -3 हो जाएगा, फिर 3 माइनस 2 1, 1 हो गया। तो अब देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गए, तो फाइनली 0 हो जाएगा। अब देखो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये सारे के सारे 0 है, तो आप लिख दो 10 डेल्टा इक्वल टू 0 एंड डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सारा 0। तो मैंने आपको कल बताया था कि अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये सारे के सारे 0 हो जाए, तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है वो क्या होता है, वो कंसिस्टेंट तो होता है, लेकिन ना उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं। मैंने क्या कहा कि अगर डेल्टा एंड डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सारा 0 हो जाए, तो वो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, उसका सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो जो मतलब उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मतलब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। तुम निकालते हैं, हम देखो हम कैसे निकालेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हम कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट z इक्वल टू के, ऐसे ही करते हैं। और फिर z इक्वल टू के लेट करने के बाद क्या करते हैं कि z की जगह के इन तीन में से किसी में दो में रख देते हैं। तो हम ना इसमें रख देते हैं, ठीक है, z की जगह के। इसमें रखेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस के इक्वल टू 1। आप इस के को इधर ले आओ, तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस के। यहाँ पे भी के रख दो z की जगह, तो x प्लस 2y प्लस 3z विच इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमने के रख दिया z की जगह, तो 3k बन गया। आप इसको इधर ले आओ, तो हो जाएगा x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 4 माइनस 3k। ठीक है, अगर आप देना चाहो तो आप यहाँ पे रिलेशन दे सकते हो कि इस वाले इक्वेशन का नाम रिलेशन 1 दे दो और इनका नाम 2 दे दो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ से x y की वैल्यू निकालेंगे, और जो x की वैल्यू y की वैल्यू आएगी, और ये हमने z की वैल्यू यहाँ पे सपोज ही कर ली कि सपोज z इक्वल टू के। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में आप हमेशा याद रखना, हम क्या करते हैं, पहले एक वेरिएबल को हम आर्बिट्ररी के इक्वल ले लेते हैं। मतलब हम ऐसा सपोज करते हैं कि z इक्वल टू के, इसके जगह पे हम एक्स वाई दोनों एक्स वाई को भी हम मतलब कि एक्स वाई जेड इन तीनों में से किसी को भी के इक्वल हम सपोज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर सपोज करने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे हम आप समझो कि देखो z को हमने यहाँ पे ना सपोज करा के इक्वल, तो z को के इक्वल सपोज करा, आप z के जगह के रख दो किन्हीं दो इक्वेशंस में आप z के जगह के रख लो। ठीक है, उसके बाद उन दोनों जो दो इक्वेशन में रखोगे ना, उस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो आप। ठीक है, तो वही फाइनली सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब देखो, आप क्या करो, आप सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग हम ना सॉल्व कर रहे हैं इन दोनों इक्वेशन को, तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट क्या होगा। अब देखो x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 1 माइनस के, x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 4 माइनस 3k। तो ये हो जाएगा माइनस 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 माइनस, ये माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा। तो अब देखो ये टर्म कैंसल, y माइनस 2y माइनस वाई, अब देखो 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस के
प्लस 3k, माइनस के प्लस 3k, ये हो जाएगा प्लस 2k। आप माइनस को मल्टीप्लाई करो इधर साइड, तो ये माइनस का है ना तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 - 2k। अब y की ये वैल्यू इन दोनों में से किसी में रख लो, हम फर्स्ट में रख रहे हैं। तो फ्रॉम 1 x प्लस y की जगह क्या रख रहे हैं, 3 - 2k विच इज इक्वल टू 1 - k। तो x विच इज इक्वल टू, आप इन दोनों को उधर शिफ्ट करो, देखो 1 - k, ये 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, और ये -2k इधर आके +2k हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी, आप देखो -k + 2k, ये हो जाएगा k 1 - 3 -2, तो x की वैल्यू आ गई k - 2, और यहाँ से y की वैल्यू आई थी 3 - 2k। तो हेंस x इक्वल टू k - 2, y इक्वल टू 3 - 2k, and z इक्वल टू k is the required solution of the given system of linear equation। ठीक है। और आप बोलोगे कि ये, आप देखो आपने बोला यहाँ पे आप लिख सकते थे therefore the given system of linear equation, the given system, आप देखो डेल्टा भी 0 हो गया, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सारा 0 हो गया, तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा। क्यों? क्योंकि कुछ, अब देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब होता है, जब दो बात मान जाए, पहला कि डेल्टा 0 हो जाए, और दूसरा डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सारा अगर 0 हो गया, तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखो ये दोनों बात मान रहा है, डेल्टा भी 0 है और ये भी कुछ हो रहा है ऐसा, आप लिख सकते हो द गिवन सिस्टम ऑफ linear equation has infinite number of solution, ठीक है। और ये कुछ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 है, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स so that the following system of linear equation is inconsistent। ठीक है। हमको यहाँ पे क्या करना है, दिखाना है कि ये जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है। तो हमको इनकंसिस्टेंट के लिए क्या दिखाना होता था, फर्स्ट कंडीशन ये कि डेल्टा 0 के इक्वल हो, और दूसरा कि डेल्टा 1, अब देखो 3 वेरिएबल है तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से एक नॉन जीरो हो। अगर हमको दिखाना है कि ये गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट है, तो हमें क्या दिखाना होगा कि फर्स्ट कि डेल्टा 0 है, और दूसरा कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से एक नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है। तो मतलब हमको बेसिकली क्या करना है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकालना है। तो हम निकालते हैं पहले डेल्टा कैसे हम निकालते हैं, क्या डेल्टा क्या होता है, एक्स वाई जेड का डिटर्मिनेंट। अब देखो लिखो 1 - 3 5 2 - 6 10 2 - 6 10 3 - 9 15 3 - 9 15।
अब देखो इस वाले रो में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है ना, आप 2 कॉमन कर लो एक बार। इस वाले रो में 2 कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 5। इसमें इस वाले रो में हमने 2 कॉमन करा, 1 माइनस 3 5, 3 माइनस 9 15। अब देखो ये दोनों रो सेम हो गया, तो आपको पता है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो सेम हो जाए या 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो इसका 0 हो जाएगा। और क्यों, आप लिख सकते हो सिंस R1 एंड R2, सिंस R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, सिंस R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। डेल्टा वन, डेल्टा वन कैसे निकालते हैं, तो डेल्टा के फर्स्ट कॉलम को इंटरचेंज करते हैं इसके साथ, ये फर्स्ट कॉलम है, इसको इसके साथ इंटरचेंज करेंगे, मतलब सेकेंड और थर्ड कॉलम तो एज इट इज आएगा, तो आप इसको एज इट इज लिख दो, -3 -6 -9 5 10 15। ठीक है, और इसको एज इट इज यहाँ पे लिख दो 4 11 12। अब देखो ना, हमको हर बार एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं, कि हम बार बार एक्सपेंड ही नहीं करेंगे। अगर हमारे पास कोई और मतलब प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जा रहा है तो हम एक्सपेंड क्यों ही करेंगे। तो अब देखो इस वाले कॉलम में क्या कॉमन है, मैंने आपको क्या बताया, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है आप सिंप्लीफाई कर लो पहले। अब देखो इस वाले में -3 कॉमन है, इस वाले में 5 कॉमन है, तो आप कॉमन कर लो एक बार। इसमें से -3 कॉमन करा, इसमें से 5 कॉमन करा, तो क्या बनेगा 4 11 12। -3 कॉमन करा तो 1 2 और 3, इसमें 5 कॉमन करा तो 1 2 3, यही बनेगा। आप देख लो ना, इसमें -3 कॉमन करेंगे तो 1 2 3 बनेगा, इसमें 5 कॉमन करेंगे तो 1 2 3 बनेगा। अब देखो ये दोनों कॉलम सेम है, तो आपको पता है ना, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिंस C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम डेल्टा 2 निकालेंगे। डेल्टा 2 कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं कि डेल्टा के सेकेंड वाले कॉलम को इंटरचेंज करते हैं इसके साथ, तो मतलब फर्स्ट और थर्ड एज इट इज रहेगा, तो फर्स्ट और थर्ड एज इट इज लिख दो 1 2 3 5 10 15। और आप ये सेकेंड कॉलम की जगह ये लिख दो 4 11 12। ठीक है, अब देखो इस वाले कॉलम में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो आप 5 को कॉमन कर लो, पीछे क्या बचेगा 1 2 3 4 11 12। अब देखो 5 कॉमन के तो 1, मतलब बेसिकली 5 से कॉमन कर रहे हैं, मतलब 5 से डिवाइड कर रहे हैं इसमें, तो 5 को इससे डिवाइड करोगे 1, इसको 5 से डिवाइड करोगे 2, इसको 5 से डिवाइड करोगे 3। तो अब देखो ये दोनों कॉलम सेम आ गया, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है, प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, इसलिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट डेल्टा 3। डेल्टा 3 कैसे निकालते हैं, तो क्या करते हैं कि डेल्टा के थर्ड वाले कॉलम को इंटरचेंज करते हैं इसके साथ, मतलब फर्स्ट और सेकेंड एज इट इज आता है, तो फर्स्ट और सेकेंड को एज इट इज लिख दो 1 2 3 -3 -6 -9, और 5 10 15 की जगह ये वाला लिख दो
4, 11, 12। अब क्या करो, इसमें से ये कॉलम में क्या कॉमन है, -3 कॉमन है, तो -3 कॉमन कर लो। मतलब -3 को कॉमन करने का क्या मतलब है कि हम बेसिकली -3 से इस वाले कॉलम में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको -3 से डिवाइड करोगे 1, इसको -3 से डिवाइड करोगे 2, इसको -3 से डिवाइड करोगे 3, 4, 11, 12। अब देखो ये इस बार ये दोनों कॉलम सेम हो गया, तो आप प्रॉपर्टी पढ़ेगी, अगर कोई भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो इसलिए इसके वैल्यू 0 हो जाएगी, और आप यहाँ पे लिख दो सिंस C1 and C2 आर आइडेंटिकल, C1 and C2 आर आइडेंटिकल। ठीक है, अब आपने अभी क्या ऑब्जर्व करा, 10 आप लिख सकते हो, 10 डेल्टा इक्वल टू 0 एंड डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 3 इक्वल टू 0। आपको प्रूफ करना था कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है। तो उसके लिए कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा कब, जब दो बातें मान जाए। पहला कि डेल्टा 0 हो जाए और डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में से एक नॉन जीरो। लेकिन आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट बात तो मान गया कि डेल्टा तो 0 है, लेकिन आप देखो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 डेल्टा 3 सारा के सारा 0 के इक्वल है। मतलब ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा है कि ये कंसिस्टेंट होता है और इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलता है। लेकिन यहाँ पे तो आपने बोला है इनकंसिस्टेंट प्रूफ करना, तब हम इनकंसिस्टेंट कैसे प्रूफ करेंगे। आप फिर से सुनो मैंने क्या कहा, हमें प्रूफ करना था कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमको दिया हुआ है उसको इनकंसिस्टेंट प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, इनकंसिस्टेंट प्रूफ करना है। तो आपको पता है कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब वो दो बातें मान जाए। कौन से दो बातें, फर्स्ट बात ये कि डेल्टा 0 हो जाए, और दूसरा कि डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में से एक नॉन जीरो। ठीक है, यही बात है। लेकिन हमने जब डेल्टा अब देखो, पहले हमने डेल्टा निकाला तो डेल्टा तो 0 आ गया, मतलब फर्स्ट बात मान गया कि डेल्टा 0 है। लेकिन फिर जब हमने डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 निकाला तो इनमें से कोई भी नॉन जीरो नहीं आया। और आपने पता है कि अगर इनमें से सारा का सारा 0 हो जाए तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है वो कंसिस्टेंट होता है और उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलता है। ठीक है, तो बेसिकली इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जिसका सॉल्यूशन ना निकले, कि जिसका सॉल्यूशन नहीं निकले, ना निकले। तो अब देखो इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। अभी तक हमने यहाँ तक देखा तो इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या इस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकलेंगे भी। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं z इक्वल टू के। क्या सपोज करते हैं, z इक्वल टू के, और z इक्वल टू के इन तीन में से किसी में भी दो में रख देते हैं। चलिए हम मान लेते हैं इन दोनों में रख दिया, x माइनस 3y प्लस 5k विच इज इक्वल टू 4। यहाँ हो गया x माइनस 3k 4 माइनस 5k। ठीक है, हमने इस टर्म को इधर शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे भी z की जगह k रख दो, 2x माइनस 6y प्लस 10z इक्वल टू 11। ये हो जाएगा 2x माइनस 6y विच इज इक्वल टू 11 माइनस, अब यहाँ पे z की जगह k रख दो तो माइनस 10k। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से सॉल्व करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और फिर हम k की वैल्यू निकाल, मतलब x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो अब सॉल्व करो एक बार। तो अब ना इसको रिलेशन नंबर 1 नाम दे दो और इसको रिलेशन नंबर 2 नाम दे दो। ठीक है,
अब आप ट्राई कर लो, ये सॉल्व नहीं होगा, आप करो तो ट्राई एक बार। अब देखो x माइनस 3y विच इज इक्वल, अब देखो यहाँ पे 2x यहाँ पे 2x बनाना है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6y, इसको 2 से करोगे 8, इसको 2 से करोगे तो माइनस 10 के, ठीक है। ये हो जाएगा 2x माइनस 6y विच इज इक्वल टू 11 माइनस 10 के। अब आप माइनस करो तो ये 2x कैंसिल होकर y आने की, अब आप एक बार माइनस करो, देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 6y प्लस 6y ये कैंसिल हो जाएगा, 0, 8 माइनस 11 माइनस 3 और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो आप बताओ क्या 0 माइनस 3 के इक्वल होता है क्या? नहीं होता, ये तो गलत बात है, मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है कि 0 माइनस 3 के इक्वल नहीं होता है। तो आप जब ऐसे आप सॉल्व कर रहे हो और कुछ ऐसा आ जाए कि 0 इज नॉट इक्वल टू माइनस, तो मतलब कुछ फॉल्स चीज़ आ जाए, तो मतलब हमें x और y की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। हमको इस दोनों को सॉल्व करना मतलब कि हमें x और y की ऐसी वैल्यूज ढूंढनी है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, लेकिन हमें यहाँ पे कोई भी x y की वैल्यू ऐसी नहीं मिलेगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो आपको फील आया होगा कि हमें x और y की वैल्यू आप यहाँ लिख सकते हो, सिंस देयर नो सच वैल्यू एग्जिस्ट, नो सच वैल्यू एग्जिस्ट आप ऐसे लिखो, देयर नो सच वैल्यू ऑफ x and y exist for which the given system of linear equation can be satisfied। मतलब ऐसी मतलब इन दोनों इक्वेशन की हम बात करें कि ऐसा कोई x और y की वैल्यू, मतलब कोई ऐसा वैल्यू x और y का एग्जिस्ट ही नहीं करता जो हम गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। इसलिए hence the given system of linear equation has no solution। आप देखो आपको सॉल्यूशन नहीं मिला है तो वो इनकंसिस्टेंट है। लेकिन आप ये वाला मत लिखना, ये वाला मैंने आपको ऐसे समझाने के लिए बोल दिया। आपको अगर एकदम परफेक्ट लिखना है तो आप देखो मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मीनिंग क्या होता है कि हमें एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यूज ढूंढनी होती है जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। अगर आप इसको अच्छा से देखो तो आपने पैरेलल लाइन की इक्वेशन पढ़ी होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी हो, और फिर यहाँ पे ax प्लस मैंने आपको बताया था कि इनकंसिस्टेंट मतलब वैसे लाइन ऑफ इक्वेशन जो कि पैरेलल हो। अब देखो अगर दो लाइन पैरेलल हो तो इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है, हमें ऐसे ही पॉइंट ढूंढना होता है जो तीनों को सेटिस्फाई करे। तो अगर लाइंस पैरेलल हो तो इनमें कोई भी पॉइंट्स कॉमन नहीं होता है, तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप देखो ये सारे के सारे पैरेलल, मतलब ये सारे के सारे जो लाइन वो आपस में पैरेलल है, वो हमने कैसे पता करा? आप देख लो ना, इसके एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है वो प्रोपोर्शनल है। मतलब आप इन दोनों को डिवाइड करो, जैसे इसका कोफिशिएंट क्या है 1/2 हो जाएगा, ये इक्वल है। आप -3 -6 को डिवाइड करो, क्या आएगा 1/2। फिर आप z के कोफिशिएंट को डिवाइड करो, 5 और 10 को डिवाइड करेगा 1/2 आएगा।
अब देखो तीनों के तीनों एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल है, इसी तरह से आप इनको भी करके देख लो, ये भी प्रोपोर्शनल्स हो जाएंगे। इसी तरह से फिर इन दोनों इक्वेशन को करना, मतलब फाइनली आप जब करके देखोगे ना तो क्या होगा कि ये तीनों लाइन पैरेलल होंगे आपस में। जैसे मैंने इन दोनों इक्वेशंस के लिए दिखाया, ठीक है, रेशियो करके। आप देखो इन दोनों का करो तो क्या बनेगा, इन दोनों का कर रहे हैं 2/3, इनको करोगे तो आप देखो -6 अपॉन में -9, तो ये भी हो जाएगा 2/3। इनको करोगे देखो क्या हो गया कि सारा का रेशियो, मतलब आप ऐसे समझो ना कि जैसे a1x है प्लस b1y है प्लस c1z है इक्वल टू d1 है, और कोई दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। तो आपने ना दो वेरिएबल में पढ़ा होगा, अगर इक्वेशन होता है a1x प्लस b1y इक्वल टू d1 सॉरी c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। अगर आप करो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो आप बोलते हैं ये दोनों सिस्टम ऑफ लीनियर, मतलब ये जो लीनियर इक्वेशन है इसका क्या होगा, इसका ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये इनकंसिस्टेंट है और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, अब देखो x का कोफिशिएंट का प्रोपोर्शनैलिटी y के कोफिशिएंट के प्रोपोर्शनैलिटी के इक्वल होना चाहिए, लेकिन वो कांस्टेंट के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब जब कांस्टेंट का प्रोपोर्शनैलिटी निकाले तो वो उसके इक्वल नहीं होना चाहिए, यही बात बोलता है। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे भी बोला, मतलब आप बेसिकली इतना याद रखो कि पैरेलल लाइंस होने के लिए अगर x के कोफिशिएंट का आप रेशियो निकालो, y के कोफिशिएंट का रेशियो निकालो और दोनों इक्वल आ जाए तो मतलब वो दोनों पैरेलल लाइंस है। बस कंडीशन ये रहना चाहिए कि जो RHS तरफ है ना वो सेम नहीं होना चाहिए, मतलब उनका जब रेशियो निकालो तो वो सेम नहीं आना चाहिए। जैसे आप 4/11 निकालोगे ना तो इसके इक्वल नहीं आने वाला है, ठीक है। आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा। तो मतलब बेसिकली इन दोनों लाइंस को पैरेलल होने के लिए होना क्या चाहिए कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए, विच इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 बट नॉट इक्वल टू d1 अपॉन d2। अब देखो 11/2 करोगे तो इक्वल नहीं आएगा, नहीं आए ना। इसी तरह से आप इसके और इसके लिए भी चेक करोगे तो कुछ ऐसा कंडीशन होल्ड करेगा। तो आप देखो ये वाला लाइन इसके पैरेलल है और ये वाला लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, तो आपस में क्या हो गया, तीनों पैरेलल लाइंस ही तो हो गए। आप ऐसे सोच सकते हो कि चलो मैंने इसका नाम दे दिया L1। आई होप आपको एक आइडिया लग रहा होगा। L2 और ये लाइन है L3। हमने यहाँ से चेक करा L1 इज पैरेलल टू L2, यहाँ से चेक करा L2 इज पैरेलल टू L3, फिर यहाँ से चेक करा तो L1 इज पैरेलल टू L3। तो फाइनली क्या हुआ, यहाँ से हमें कंक्लूजन क्या मिला कि L1 पैरेलल L2, L2 इज पैरेलल टू L3, मतलब तीनों आपस में पैरेलल हो गए, ठीक है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के, मतलब वैसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो कि जिसका मतलब कुछ ऐसे लाइंस है, पैरेलल लाइंस है, तो आप देखो ना इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट है ही नहीं, तो इसका सॉल्यूशंस कहाँ मिलेंगे आपको। तो जब समय सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं तो क्या हो जाएगा, वो जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंडीशन में यही लिखना कि ये जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो जो है वो पैरेलल लाइंस के। आप यहाँ पे लिख लेना देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आर represent a pair of parallel lines, so therefore the given system of linear equation is inconsistent, ठीक है।
तो आई होप आपको एक फील आया होगा। मैंने इसको इसीलिए सॉल्व करा ना कि इससे आपको पता चलेगा। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये दो, जैसे यहाँ पे भी आप देखो 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2, बट लेकिन इनका रेशियो सेम नहीं है 1/2 के, ठीक है। तो इसलिए इनका भी सॉल्यूशन मिलेगा नहीं हमें। ठीक है, तो आप एक बार देखो इसको आराम से। तो मतलब ये एक तरह से यूनिक क्वेश्चन था जहाँ पे हमें इनकंसिस्टेंट प्रूव करना था, जहाँ पे हमें डायरेक्टली हमें ये नहीं मिला कि Δ1 Δ2 Δ3 में से एक नॉन जीरो था, हमें सारा का सारा जीरो मिला। तो हमने कुछ इस तरह से हमने प्रूफ करा। ठीक है, तो आप देखो एक बार।